अभी से सीजन 4 कैसा रूप लेगा, क्या फॉर्म लेगा, वो कहना बहुत मुश्किल है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सारा जो हम बनाते हैं ये ऑडियंस के लिए बनाते हैं। तो सीजन 3 का क्या फीडबैक मिलता है। आप सीएम के पीए बने हुए हैं, आप उनके राइट हैंड हैं। इस कैरेक्टर को करने में सर क्या चुनौती आई आपको? जिन्होंने कास्टिंग की है मिर्जापुर की, और तो उनके थ्रू मुझे कॉल आया था। मिर्जापुर सीरीज उस समय तक ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुकी थी फर्स्ट सीजन के बाद, तो मैं भी बहुत इंटरेस्टेड था कि यार मिर्जापुर जैसी सीरीज अगर करने को मिल रही है तो मैंने फौरन हाँ बोली। मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया वहां पे। उन्होंने काफी अच्छे से मेरे ऑडिशन लिया, स्क्रिप्ट मुझे पहले भेजी थी तो मैं प्रिपेयर करके गया उसके हिसाब से। इन अ वे अभी तक के लिए इजी तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ डिफिकल्ट नहीं था ये कैरेक्टर, बिकॉज इसके अभी तक बहुत सारे शेड्स अभी तक सामने आए नहीं है। अब अगर आगे और शेड सामने आएंगे तब फिर हो सकता है कि तब डिफिकल्टी का सामना करना पड़े। अभी के लिए एक सिंपल सा एक कैरेक्टर जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो डिलीवर कर रहा है। मुन्ना भैया का जो कैरेक्टर था दिव्येंदु का, वो कैरेक्टर ऐसा था कि वो टोटली अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर था कि वो कहां किस सिचुएशन में क्या बोल देगा, किसी को उम्मीद नहीं है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मिर्जापुर 3 की भौकाली हर तरफ है। उसके हर एक डायलॉग्स को लोग पसंद कर रहे हैं। उसके हर एक किरदार जो है लोगों के दिमाग में बैठ चुका है, और इन्हीं किरदारों में एक किरदार है आनंद का। जी हां, और इस किरदार को निभाने वाले हैं रोहित तिवारी सर, और रोहित तिवारी सर ने कमाल का काम किया है। उनके किरदार को सभी लोगों ने पसंद किया है और सभी के दिल को छू लिया है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम आपको रोहित तिवारी सर से मिलवाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला सर। मिर्जापुर 3 सर रिलीज हो चुकी है, लोग उसे देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, और आपके किरदार को भी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। बहुत मजा आ रहा है। लोगों के बहुत अलग अलग रिव्यूज मिल रहे हैं, स्टोरी को लेकर, अलग अलग किरदारों को लेकर, मेरे अपने किरदार को लेकर। तो अच्छा लगता है जब आपको अपने परफॉर्मेंसेस का एक फीडबैक मिलता है, अच्छा बुरा जैसा भी। लेकिन जब ये पता लगता है कि लोग नोटिस कर रहे हैं उस चीज को, लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, छोटी छोटी बारीकियां जो हैं लोग उन पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि लोग नोटिस में ले रहे हैं उसको। सर, आपने मिर्जापुर 2 में भी काम किया, अब मिर्जापुर 3 में काम किया, तो ये 2 से 3 का ये जो सफर रहा सर, वो कैसा रहा? आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं? क्योंकि ये 2 से 3 तक आने में बहुत ज्यादा लंबा समय भी लगा। जो सीजन 2 थी वो 2020 में ही आ गई थी, लेकिन 2024 में तीसरा सीजन आया, तो काफी लंबा एक वक्फा भी हो गया। तो ये सफर कैसा रहा और कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छे दोस्त मिले, और सीजन 2 में जो दोस्त बने थे सीजन 3 की शूटिंग में, उनके साथ और टाइम बिताने का मौका मिला। सीजन 2 में मैं नया था, सीजन 1 ऑलरेडी आ चुका था, तो कई सारे जो कैरेक्टर्स थे उनकी एक अपनी केमिस्ट्री बन चुकी थी। उसमें मेरा कैरेक्टर कुछ और कैरेक्टर्स के साथ नया एंटर हुआ था। लेकिन धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ दैट सीजन उनके साथ एक रैपो बना, और फिर जब सीजन 3 आया तो उन कैरेक्टर्स की मेरे कैरेक्टर के साथ और उन एक्टर्स की मेरे साथ पर्सनल रैपो भी बिल्ड हुई। तो कैरेक्टर अपनी जर्नी चल रहा था, और एज एन एक्टर मैं भी अपनी जर्नी चल रहा था। मुझे काफी सारे अच्छे एक्टर्स, काफी टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ दोस्ती हुई, अच्छे से जान पहचान हुई। तो कैरेक्टर की भी अपनी जर्नी रही, और एज एन एक्टर, एज अ पर्सन मेरी भी अपनी जर्नी रही। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग थी, दोनों ही मजेदार स्टोरी लाइन से गुजरी, और इंटरेस्टिंग किरदारों और इंटरेस्टिंग लोगों से मिला। आपने रैपो बिल्डिंग की बात की सर। आप एक जब किरदार कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ आपके जो को एक्टर है उसके साथ रैपो बिल्डिंग कितना जरूरी होता है वैसे? बहुत ज्यादा जरूरी होता है रैपो, इस सेंस में कि जब हम लोग किसी भी सेट पे पहुंचते हैं या किसी भी कैरेक्टर के लिए पहुंचते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि शुरू में थोड़ी वर्कशॉप्स हो जाती हैं या आप मिल लेते हो, लेकिन जनरली होता यही है कि आप अपने को एक्टर्स से सीधे सेट पे आके मिलते हो।
तो हमारे लिए जब तक हम कुछ समय उनके साथ ना बिताएं, वो सिर्फ वो कैरेक्टर होते हैं। हम्म। उसके अंदर जो इंसान है उसको पहचानने में थोड़ा टाइम, उससे बातचीत करने में, उनकी रैपो, सबका अपना काम करने का एक अलग अलग तरीका होता है। हम्म। एक किरदार को अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। हम्म। सेट पे जो एक माहौल है, सेट पे काम करने का जो तरीका रहता है, कुछ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना चाहते हैं कि भाई जब शूट करने आए तो सिर्फ अपने कैरेक्टर में रहेंगे, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। हम्म। कुछ होते हैं जो काफी मस्त मौला होते हैं, जो बहुत बातचीत। तो वो एक्टर को वो भी समझना, क्योंकि अगर आप एक लंबे समय तक उनके साथ काम करने वाले हो, हम्म। तो उस किरदार के पीछे के इंसान को जानना कई केसेस में जरूरी हो जाता है, ताकि आप उस जो माहौल है वो आपके लिए भी इजी हो जाए काम करने में, और उनके लिए भी इजी हो जाए। कई बार ये हो जाता है कि हो सकता है वो पर्सन नहीं चाहता हो हम्म। कि उससे उस पर्टिकुलर सीन में कोई बातचीत करे, हम्म। लेकिन क्योंकि आप नहीं जानते, आप अपनी बातें करे जा रहे हो। या सेम आपके साथ हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर सीन में आप चाह रहे हो कि भाई मैं अपने किरदार के साथ, अपने आप के साथ टाइम बिताऊं, लेकिन सामने वाले को ये चीज नहीं मालूम है। हम्म। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें रहती है जो काम को आसान बना देती है। तो एक अगर एक रैपो रहे, जिसको बोलना चाहिए कि केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी रहे थोड़ी सी, हम्म। तो काम बहुत इजी हो जाता है और फिर काम करने में मजा आने लगता है। हम्म। आपने सर वर्कशॉप की बात की। चलिए, वर्कशॉप अगर होता है तो उस सीन का थोड़ा सा रिहर्सल भी हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट अगर हम डायरेक्ट शूट पे जा रहे हैं, डायरेक्ट सेट पे जा रहे हैं और वहीं पे हमें शॉट देना हो, तो उसको लेकर के क्या परेशानी आती है? क्या डायरेक्ट शॉट देने में मतलब क्योंकि ऑन द स्पॉट तैयारी करना और अपने को एक्टर के साथ तालमेल बिठा करके उसको परफॉर्म करना, ये कितना मुश्किल होता है सर? देखिए, वहां पे एक्टर का टैलेंट, एक्टर का एक्सपीरियंस, और उस सबसे भी ज्यादा उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को लेकर की हुई उसकी मेहनत जो रहती है वो काम में आती है। हम्म। क्योंकि वर्कशॉप जो है, सबके साथ करना, सारी कास्ट के साथ करना कई बार मुश्किल हो जाता है। मेन कास्ट के साथ तो आप रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे कैरेक्टर्स रहते हैं जो सिर्फ 5-6 सीन के लिए आए, या एक एपिसोड के लिए आए, या 2-3 एपिसोड्स के लिए आए। फिर अवेलेबिलिटी का दिक्कत रहती है। तो वहां पे अगर एक्टर अपना होमवर्क करके जा रहा है, और अगर आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, तो आपको पता रहेगा कि भाई एक मोटे तौर पे एक अंदाजा लग जाता है सीन को पढ़ के कि ये किस तरह का सीन होगा, या अमूमन इसको इस तरीके से फिल्माया जाएगा, या इस तरीके से कुछ कुछ एक टेकिंग रहेगी। आप सेट पे पहुंचते हैं, आप अपने को एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ फिर डिस्कस करें कि भाई ये मेरे दिमाग में ऐसा है, इसकी ब्लॉकिंग, या इसको डायरेक्टर ऑब्वियसली आपको ब्लॉकिंग और बाकी चीजें उनके दिमाग में जो रहता है वो बताता है। फिर अगर आपका कुछ इंटरप्रिटेशन है या को एक्टर का कुछ इंटरप्रिटेशन है, तो हम लोग वो डिस्कस करते हैं। एंड देन उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि अगर 2-3 ऑप्शन है, तो ये रहता है कि चलो करके देखते हैं, रिहर्सल एक कर लेते हैं वहां पे सेट पे, क्या अच्छा लग रहा है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग उसको लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक्टर अपना होमवर्क करके आए, और अगर एक्सपीरियंस जो है वो काम आता है, टैलेंट काम आता है, लेकिन जो होमवर्क है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि जिस दिन आप जिस सीन पे काम कर रहे हैं, उसका एक आपका अगर होमवर्क हो, आपने उस सीन पढ़ा हुआ हो, आप उस सीन में कहां से आ रहे हैं, उस सीन के बाद आप कहां जा रहे हैं, ये एक मोटा खाका अगर आपने तैयार कर लिया हो, तो काम बहुत ईजी हो जाता है फिर। सर, अब तो सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, हालांकि 3 आने बहुत ज्यादा लंबा समय लग गया, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे। अब सीजन 4 को लेकर के भी क्या कहेंगे? क्या सीजन 4 में भी सर आप ऐसे ही दिखेंगे? देखिए, सीजन 4 के बारे में अभी तो 3, अभी मतलब महीना भर भी नहीं हुआ है, 10 दिन हुए मुश्किल से शायद लॉन्च किए हुए। आज नहीं, अभी 10 दिन भी नहीं हुए, 5 तारीख को हुआ है आज। 5 दिन हुए हैं अभी। तो अभी से सीजन 4 कैसा रूप लेगा, क्या फॉर्म लेगा, वो कहना बहुत मुश्किल है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सारा जो हम बनाते हैं, ये ऑडियंस के लिए बनाते हैं। तो सीजन 3 का क्या फीडबैक मिलता है, किस तरह की स्टोरी लोग पसंद कर रहे हैं, किन किरदारों को पसंद कर रहे हैं, क्या लोग ज्यादा देखना चाहते हैं, एक बार जब वो एक फीडबैक मिल जाता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं स्टोरी में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और मेरी तो मतलब जो एक इच्छा रहती है हर कैरेक्टर की रहती है कि भाई जितना लंबा इस सीरीज के साथ चल सकूं, तो मेरी तो इच्छा रहेगी 10वें सीजन तक मैं रहूं, और उम्मीद यही रहेगी कि 4th में भी मैं रहूं। बट अभी क्या स्टोरी शेप लेती है वो मेकर्स के ऊपर रहेगा और ऑडियंस के ऊपर रहेगा। उन्होंने जिन जिन लोगों को पसंद किया है, जिस ट्रैक को पसंद किया है, उस ट्रैक की तरफ स्टोरी को ले जाया जाएगा।
लेकिन सर एक बात तो तय है कि फोर्थ सीजन के लिए बहुत सारे ट्विस्ट छोड़ गए हैं सीजन 3 में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फोर्थ में जो है बहुत सारी चीजें, क्योंकि सीजन 3 में कालीन भैया हो, मकबूल का कैरेक्टर हो, ये जेपी यादव के कैरेक्टर हो, ये सारे कैरेक्टर इतने ज्यादा उभर करके नहीं आए हैं, लेकिन जो एंड हुआ है, जो ट्विस्ट आया है, ऐसा लग रहा है कि सीजन 4 में उनके बहुत सारे दमदार कैरेक्टर निकल करके सामने आने वाले हैं। लेकिन सर इसके साथ आपने सर आप सीएम के पीए बने हुए हैं, आप उनके राइट हैंड हैं, तो इस कैरेक्टर को करने में सर क्या चुनौती आई आपको? देखिए, चुनौती एज सच तो नहीं आई, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप अपना होमवर्क करके रखते हैं हम्म तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। एक और इजी बात मेरे लिए ये रही कि अभी तक ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम्म एक सिंपल सा कैरेक्टर है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, जो भी उसके बॉसेस हैं हम्म उनके साथ चल रहा है, जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो डिलीवर कर रहा है। हम्म अब आगे जाके क्या मोड़ लेता है, किस तरीके से कैरेक्टर टर्न होता है, हम्म तब हो सकता है कि फिर अगर ये कुछ और इसके कैरेक्टर की झलकियां अगर आगे दिखाई जाती हैं तो उनमें हो सकता है फिर सोचना पड़े कि अरे यार, अभी तक तो ये एक सिंपल सा ईमानदार कैरेक्टर था, अब ये ट्विस्ट जो है हम्म ये मैं कैसे दिखाऊंगा, या मैं ये कैसे इसको पोर्ट्रे करूंगा। हम्म तो इन अ वे अभी तक के लिए इजी तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, डिफिकल्ट नहीं था ये कैरेक्टर, बिकॉज इसके अभी तक बहुत सारे शेड्स अभी तक सामने आए नहीं है। हम्म अब अगर आगे और शेड सामने आएंगे तब फिर हो सकता है कि तब डिफिकल्टी का सामना करना पड़े। अभी के लिए एक सिंपल सा एक कैरेक्टर जो जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो डिलीवर कर रहा है। लेकिन और ये उसी आपका जो कैरेक्टर है कहीं ना कहीं एक मिस्टीरियस कैरेक्टर भी है, ऐसा लग रहा है कि इसके दिमाग में भी बहुत सी चीजें चल रही हैं। जिस तरीके जी। से बीना जो कैरेक्टर है वो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, उस तरीके से आपका भी सर जो कैरेक्टर है पीए का वो भी ऐसा ही कुछ है। लेकिन इस तरह के कैरेक्टर करने में सर क्या सेट के ऊपर कोई इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश होती है? बहुत ज्यादा नहीं रहती, कुछ जगहों पर रहती है, हम्म बिकॉज इस कैरेक्टर की अपनी एक मर्यादा है हम्म कि वो बहुत ज्यादा लीक से हटकर या ओवर द टॉप नहीं जा सकता। जैसे सिर्फ एग्जांपल के लिए बोलूं कि जैसे मुन्ना भैया का जो कैरेक्टर था, हम्म दिव्येंदु का, वो हम्म कैरेक्टर ऐसा था कि वो टोटली अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर था कि वो कहाँ किस सिचुएशन में क्या बोल देगा, हम्म किसी को उम्मीद नहीं है। हम्म उस तरह के कैरेक्टर में एक बहुत ज्यादा गुंजाइश हो जाती है इम्प्रोवाइजेशन की। लेकिन जिस तरह का मेरा कैरेक्टर है, हम्म जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में बंधा हुआ, बहुत एक मर्यादा में रहने वाला उस जो कैरेक्टर है कि एक पीए है सीएम का, उसको सुनना सब है, देखना सब है, लेकिन बोलना कुछ नहीं है, खाली उतना निकालना है जितना उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। जनरली ज्यादातर केसेस में या तो कि भाई इंफॉर्मेशन की ये ऐसा कैसा, ये कैसा, ये कैसा, और या तो फिर ये कि काम हो गया, यस सर हो गया, हम्म तो उसको बोल दिया, इसको बोल दिया। तो जो दायरे हैं उसके अभी तक इस सीजन तक उसके दायरे बहुत खींचे हुए हैं। हम्म तो बहुत जगहों पर इंप्रोवाइजेशन की गुंजाइश नहीं रहती। कुछ एक जगह पर जहां रहती है तो वहां थोड़ा बहुत अगर डायरेक्टर को एग्रीएबल रहता है कि मैं सजेशन दिया जैसे मैंने, और अगर उनको लगा कि हाँ ये चीज कर सकते हैं, हम्म कई केसेस में कि बिकॉज हम स्टोरी पढ़ के आ रहे हैं तो हमें ध्यान है कि यार पिछले सीन में या कुछ सीन्स पहले मेरे कैरेक्टर ने इसके बारे में ऐसी बात बोली थी, तो अब अगर ये कैरेक्टर ऐसी बात कर रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं। हम्म और अगर डायरेक्टर राइटर्स को ओके रहता है तो फिर हम गो एड कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अभी तक इस कैरेक्टर में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। हम्म कुछ मिर्जापुर सेट से जुड़ी चीजें सर बताइए, कुछ कहानियां ऐसी, कैसा माहौल होता था शूट के दरमियान? माहौल तो बहुत, मतलब अगर आप सीरीज देखेंगे और सेट का माहौल देखेंगे तो आपको एकदम एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, बिकॉज सीरीज जो है काफी डार्क सी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, हम्म गालियां बकी जा रही हैं, और मतलब एक दूसरे को बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाने वाले हम्म इमोशन है। सेट बिल्कुल उसका उल्टा होता है, बिकॉज गुरु आनंद दोनों ही जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो हम्म इतना चिल्ड आउट है, उनका कोई सेट पे ये नहीं है कि भाई हल्ला गुल्ला मच रहा है या जल्दी करो चिल्ला रहे हैं। वो बहुत बहुत मस्ती वाला माहौल रहता है। सारे एक्टर्स बहुत चिल्ड आउट हैं, सबके साथ सेट पे मस्ती चलती रहती। जैसे ही सीन होता है, अच्छी बात ये कि सब इतने प्रोफेशनल है कि जैसे ही होता है कि चलो टेक करने जाएंगे, हम्म
वो मस्ती को छोड़ के सब अपने कैरेक्टर में आके कैमरा के सामने आ जाते हैं, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से वो कैरेक्टर परफॉर्म करते हैं। जैसे ही कट हुआ वापस सब फिर वापस मस्ती चालू हो जाती। तो बहुत कॉन्ट्रास्ट है। अगर आप मिर्जापुर सोचें कि डार्क ग्लूमी, ब्लड ब्लड है, मर्डर है, लेकिन सेट इज फन। शिफ्ट जितना क्या होती मजा थी आई सर आप थिंक, लोगों की? शिफ्ट बहुत अलग अलग रहती थी हमारी। डे शिफ्ट्स भी रही हैं, नाइट शिफ्ट्स रही हैं, कई सीक्वेंसेस लकीली, क्योंकि मैं जिस तरह का मेरा किरदार था ऑफिस में ऐसी फॉर्मल लोकेशंस पे ही रहा है, लेकिन बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनके किरदार ऐसी ऐसी लोकेशंस पे गए हैं। आपने अगर सीन देखा हो जो पूरा कचरे का ढेर जैसा है, हाँ। या नदी के किनारे कहीं पे जंगलों में शूट रात में कर रहे हैं जहां मच्छर भरे पड़े हुए हैं। तो बहुत शिफ्ट जो रहती थी उस सीन्स के हिसाब से रहती थी। तो मेरी ज्यादातर डे शिफ्ट रही है, कुछ एक नाइट शिफ्ट रही है। फुल नाइट तो शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी एक आध रही होगी, बट अदरवाइज काफी अप एंड डाउन शिफ्ट्स में बाकी एक्टर्स ने काम किया है, और आपको पता नहीं लगेगा कि कोई भी डिस्कम्फर्ट में है, बिकॉज वो पूरी तरह से अपने किरदार में रह के और उन्होंने ईमानदारी से अपना चरित्र निभाया है। ये कब शुरू हो गया था सर? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही हम लोगों ने जिक्र किया कि 4 साल लगे, तो ये थर्ड सीजन का बनना कब शुरू हुआ और कब तक ये कंप्लीट हो गया था? सर एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं, बट मैं बताऊं शुरू मतलब जो फर्स्ट डे ऑफ शूट से लेके रिलीज तक में ऑलमोस्ट एक आध साल का टाइम तो लग गया होगा। जब से हमने शूट शुरू किया था उसके भी पहले, क्योंकि पहले राइटिंग का काम होता है, और दिक्कत ये भी रहती है इतनी बड़ी सीरीज में जहां इतने सारे किरदार हो कि राइटिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, कि भाई इतने सारे किरदारों के सबके अपने अपने ट्रैक चल रहे हैं, इस किरदार का ट्रैक किसके साथ क्रॉस कर रहा है, पिछले सीजन में क्या हुआ था उसके हिसाब से सेकेंड, और अब थर्ड सीजन है तो पिछले 2 सीजनों को ध्यान में रखते हुए इतने सारे किरदारों के ट्रैक्स को मैनेज करना प्लस स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाना, तो राइटिंग इटसेल्फ टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। प्लस फिर उसको अप्रूव होना कि सारे एपिसोड्स फाइनल हुए, फिर उसके बाद आगे का काम जो प्री प्रोडक्शन आपका प्रॉपर वाला शुरू होगा, जो नए कैरेक्टर्स चाहिए उनकी कास्टिंग, लोकेशंस, ये वो। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल मान लीजिए। तो मतलब अगर जुलाई में रिलीज हुआ है तो जुलाई से आप उल्टा काउंट करके 1 सवा साल कर लीजिए कि जब स्क्रिप्ट अप्रूव होने के बाद कि चलो अब इस पे अपने को बाकी काम शुरू करना है, इतना टाइम लग ही जाता है। ये किरदार सर आपको कैसे मिला? क्या आपको मतलब आपने अप्रोच किया या फिर उन लोगों ने आपको अप्रोच किया? कैसे मिला सर आपको ये? नहीं, मुझे कास्टिंग के थ्रू, मतलब कास्टिंग कंपनी, कास्टिंग बे जिन्होंने कास्टिंग की है मिर्जापुर की, और तो उनके थ्रू मुझे कॉल आया था। ये मैं बात कर रहा हूँ शायद सेकंड सीजन के लिए, दिस इज 2018 की बात होगी शायद। जी। तो तब मुझे कॉल आया था, और अनुराग ठाकुर जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उस समय वहां पे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा किरदार है, आप इंटरेस्टेड होंगे क्या। मिर्जापुर सीरीज उस समय तक ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुकी थी फर्स्ट सीजन के बाद, तो मैं भी बहुत इंटरेस्टेड था कि यार मिर्जापुर जैसी सीरीज अगर करने को मिल रही है तो मैंने फौरन हाँ बोली। मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया वहां पे। उन्होंने काफी अच्छे से मेरे ऑडिशन लिया, स्क्रिप्ट मुझे पहले भेजी थी तो मैं प्रिपेयर करके गया उसके हिसाब से। एंड देन ऑडिशन हुए, 2-3 बार ऑडिशन हुए, और उसके बाद फिर उन्होंने डायरेक्टर्स को और मेकर्स को भेजा। गुरु को पसंद आया ऑडिशन, उनको कैरेक्टर पसंद आया, एंड देन दैट्स हाउ आई वाज सिलेक्टेड। तो मेरा प्रॉपर जो एक कन्वेंशनल तरीका रहता है कि आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास अपना प्रोफाइल भेज के रखो, वहां से कॉल आता है, आप जाओ अपना ऑडिशन दो। मेरा उस तरीके से हुआ था सिलेक्शन। मैं आपको पढ़ रहा था सर कि आप 15 साल से थिएटर भी कर रहे हैं, काफी ज्यादा अनुभव है आपको। तो शुरुआती दिन कैसे थे सर? क्योंकि अभी आपने बहुत सारे फिल्मों में भी काम किया, बहुत से अच्छे अच्छे फिल्मों में आपने काम किया, टीवी शोज में आपने काम किए। तो शुरुआती जो दिन थे आपके, जो आपने एक्टिंग की शुरुआत की, वो कैसे थे और किस तरीके से आपने यहां तक का सफर तय किया? शुरुआती दिन बहुत मजेदार थे, बिकॉज ये बिल्कुल वैसा रहता है कि जैसे आपको थोड़ा बहुत तैरना आता और आप किसी बड़े तालाब में या कुंड में कूद जाए। अब आपको आगे नहीं मालूम है क्या है, बस आपको तैरने में मजा आ रहा है और आप चलते चले जा रहे हैं। तो ये कुछ वैसा था, बिकॉज मेरा शुरुआत से एक्टिंग लाइन में आने का कोई प्लान नहीं था। मैंने बहुत सारे अलग अलग जॉब किए और अलग अलग फील्ड्स में था मैं।
और किस्मत मुझे लेके आई, नहीं तो जनरली लोगों का स्कूल से या कॉलेज से प्लान रहता है कि हमें एक्टर बनना है। हम्म। मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि मुझे एक्टर बनना है, और इसीलिए मैं यहाँ पहुंचा, ये मैं इसमें फर्मली बिलीव करता हूँ। हम्म। तो जब मैं बॉम्बे आया भी, मुंबई आया भी, कब उस समय कब भी गए थे मेरा सर आप मुंबई? ऐसा, मैं 2008 में आया मुंबई। अच्छा। हम्म। हाँ, तो उस समय भी ऐसा था कि जो उसके पहले मैं जॉब कर रहा था, उस जॉब में मैं 6 महीने हुए थे मुझे, और मैं बहुत बुरी तरह पक गया था। और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि भाई सोनी टेलीविजन का, तब तक मैं थिएटर बहुत रेगुलर कर रहा था, क्या वैसे एक सीरियल बन रहा है। जॉब क्या थी, जॉब क्या थी सर, उसके बाद बताइएगा पूरा। मैं रेडियो जॉकी था एक रेडियो चैनल में। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। तो मेरे फ्रेंड ने फोन किया कि सोनी पे टेलीविजन पे कोई सीरियल बन रहा है और उसमें ऑडिशंस देगा क्या। हम्म। मैंने मौका देखा, मैंने चैनल में अपना रेडियो स्टेशन में पेपर्स डाल दिए कि मेरा चैनल में सिलेक्शन हो गया है टीवी सीरियल के लिए, और मैं जा रहा हूँ, अच्छा क्योंकि मुझे जॉब छोड़ना था। अच्छा। और मैं बॉम्बे आ गया उस समय, था कि उस समय, सॉरी, मुंबई आ गया। हाँ। और उस समय भी कोई कहाँ ऐसा आप प्लान नहीं था कि करना क्या है। इंदौर से सर, या फिर कहीं और कर रहे थे आप? जी, इंदौर से। अच्छा इंदौर में था मैं, इंदौर में अच्छा। था मैं। जी। इंदौर से मैं मुंबई पहुंच गया। हम्म। और उस समय मैं किसी को पहचानता नहीं था। एक फ्रेंड मेरा किसी चैनल में काम कर रहा था, और एक और मेरी फ्रेंड थी जो एक्टिंग लाइन में ही मुझसे शायद 3 या 4 महीने पहले बॉम्बे आई हुई थी, मुंबई आई थी। हम्म। तो सिर्फ इन 2 लोगों को जानता था, उसके अलावा मुझे एक्टिंग लाइन के बारे में कुछ नहीं मालूम था। अच्छा। मैं पहुंच गया, उसके बाद उस फीमेल फ्रेंड के थ्रू, गीतिका श्याम नाम है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, काफी टेलीविजन करती हैं। उनके थ्रू मुझे पृथ्वी थिएटर में वो कोई प्ले कर रही थी, तो हम्म। उन्होंने मुझे बताया, मैं पहुंचा वहां, उनको मेरा ऑडिशन पसंद आया, उन्होंने मुझे ले लिया। तो मैं जब पहुंचा उसके 1 महीने के अंदर ही मैं पृथ्वी थिएटर में शोज कर रहा था। अच्छा। उसके बाद नाटक का सिलसिला चलता रहा, साथ में ऑडिशंस का धीरे धीरे पता लगा कि भाई उस जमाने में फोटो खींच के हर प्रोडक्शन हाउस में देने पड़ते थे। हम्म। उस समय कास्टिंग डायरेक्टर्स इतने नहीं थे, ये 2008-9 की बात है। हाँ तो पोर्टफोलियो बनवाने का भी बहुत दिक्कत रहती थी, क्योंकि महंगा पोर्टफोलियो। हाँ। तो जुहू में एक फोटोग्राफर है जो 1,000 रुपए में 10 फोटो खींच के देते थे, अच्छा। जिसमें आप 3 अलग अलग कॉस्ट्यूम में फोटो खिंचवा सकते थे। 1000 रुपए में तो 10 एक अलग अलग फोटो? 10 फोटो अच्छा। और 3 चेंजेस आप कर सकते थे, कि एक आप इंडियन ले लो, एक वेस्टर्न ले लो, एक कैजुअल ले लो। हाँ। तो 3 फोटो कुर्ते पजामे के हो गए, 3 फोटो आपके फॉर्मल कपड़ों के हो गए, 3 फोटो आपके कैजुअल कपड़ों के हो गए, और एक एक्स्ट्रा जो भी आपको चाहिए हो। अच्छा। तो ऐसा पोर्टफोलियो बना के फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज करके हर प्रोडक्शन हाउस में जाके वहां पे फोटो, पीछे ईमेल आईडी वगैरह लिख के, नंबर लिख के डालने का काम शुरू हुआ। हम्म। तो ऐसे करते करते समझ में आया कि अच्छा, ऑडिशन का प्रोसेस ये है, हम्म। इस तरह से चल रहा है। बीच बीच में कुछ छोटा मोटा काम किया। 2009 में मुझे पहली फिल्म मिली, धोबी घाट, जो थी वो मेरी डेब्यू फिल्म थी। हाँ। तो उसका ऑडिशन भी, यही जो फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंपस में संडे के दिन ऑडिशंस हो रहे हैं। हम्म। तो मैं वहां चला गया, तो वहां पे जो उनका थिएटर डिपार्टमेंट था, उसमें इस तरफ जेंट्स टॉयलेट था, इस तरफ लेडीज टॉयलेट था, जो बीच की दीवार थी वहां पे ऑडिशन वो ले रहे थे कैमरा अच्छा लेके, खुले एरिया में। अच्छा। तो वहीं पे मैंने ऑडिशन दिया, उनको ऑडिशन पसंद आया, फिर मुझे इधर ऑफिस में बुलाया गया बांद्रा में, किरण राव जी जहाँ पे ऑपरेट कर रही थी, वहां पे सेकंड ऑडिशन हुआ। और फिर उसके बाद धोबी घाट, जो मेरी फिल्म थी वो मैंने की। तो हम्म। बीच बीच में छोटा मोटा काम करता रहा, लेकिन फिर 2012 में जब मैंने क्राइम पेट्रोल शुरू किया, हम्म। उसके बाद से बहुत रेगुलर हुआ, बिकॉज वो एक ऐसी सीरीज थी जिसके कारण सबसे ज्यादा रिकग्निशन मिला, लोग चेहरा पहचानने लगे। हम्म। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो जर्नी जो थी वो स्मूथ हो गई। फिर वो बहाव मिल गया, जिस बहाव के साथ आप आगे बहने लगे। लेकिन इस दौरान फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जैसी चीजें हुई आपके साथ? क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स के साथ होता है, जब वो जिस उम्मीद के साथ जाते हैं वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, या जी फिर उम्मीदें लेट पूरी होती हैं, तो बीच में, क्योंकि जी सर्वाइवल प्रॉब्लम भी होती है सर, आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि सर्वाइवल बहुत सारी जी प्रॉब्लम होती हैं, पारिवारिक चीजें हैं, फाइनेंशियल कंडीशन है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। तो क्या आपने इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो फेस की, या फिर कभी आप फ्रस्ट्रेट हुए कि नहीं अब यार नहीं हो पाएगा, शायद बैक टू पवेलियन आ जाना चाहिए? नहीं, देखिए, मेरे साथ एक एडवांटेज ये रहा कि मैं बहुत यंग एज में मुंबई नहीं पहुंचा। ज्यादातर लोगों का क्या रहता है, स्कूल कॉलेज में ये चस्का लगता है, जी। और जैसे ही एक मौका मिलता है, फिर कई लोग 12th के बाद, कई लोग ग्रेजुएशन के बाद सीधे भाग के
मुंबई आ जाते हैं हम्म, बिना इस बात पे काम किए कि अगर आप एक्टिंग लाइन में आए हो तो सिर्फ अच्छा दिखना जरूरी नहीं है, आपको हम्म, एक्टिंग भी आनी चाहिए, आपको कुछ काम सीखना पड़ेगा, ये जो हम्म, क्राफ्ट है वो सीखना पड़ेगा। हम्म, और दूसरा एक और चीज ये भी कि जो अप्स एंड डाउन है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं हम्म, जब मुंबई पहुंचा स्ट्रगल करने के लिए, आई वॉज ऑलरेडी 33, हम्म, और मैं सोच समझ के मैं इस लाइन में कूदा था कि मैंने अब मेरे को ये जॉब नहीं करने, मैं थिएटर कर रहा हूं तो मुझे एक्टिंग में मजा आ रहा है, तो इसलिए मुझे जाके एक्टिंग करनी है। हम्म, तो वो हीरो बनने वाला सबसे पहले तो कि हीरो बनने जाना है, स्टार बनने जाना है, वो थॉट लेके नहीं आया था। मैं लेके आया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, हम्म, मुझे एक्टिंग में मजा आ रहा है, इसलिए मुझे एक्टिंग करनी है। मैंने काफी सारे काम किए थे, मुझे मजा नहीं आया। हम्म, तो स्ट्रगल वाला पार्ट या फ्रस्ट्रेशन वाला पार्ट वो मेरे दिमाग में इसलिए नहीं था बिकॉज मैंने सबसे पहले तो ये लाइन मैंने खुद चुनी है। हम्म, किसी के मम्मी पापा डंडा लेके ही नहीं बोलते कि बेटा तू एक्टर बनेगा, अगर तू एक्टर नहीं बना तो तेरी पिटाई करेंगे या तुझे घर से निकाल देंगे, हाँ, है ना। हाँ, ये लाइन 99% बच्चे खुद चुनते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये सोच समझ के डिसाइड करना है कि भाई अगर आप इस लाइन में आ रहे हो, सबसे पहले तो आपको ये क्राफ्ट मालूम होना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट कि सिर्फ अच्छे चेहरे, अच्छी बॉडी, हम्म, अच्छी हाइट हेल्थ के साथ आप बन जाओगे। दूसरा, दिस इज लाइक एनी अदर जॉब जहां पे आप शुरू में आप पहले उस पर्टिकुलर चीज का कोर्स करते हो, हम्म, जहां 3 साल 4 साल 5 साल जितना लंबा कोर्स है आप वो पढ़ाई करते हो। हम्म, उसके बाद आप वो नौकरी ढूंढते हो, नौकरी में आप एज अ ट्रेनी लगते हो, जहां पे आपको 10 तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। फिर ट्रेनी के बाद अगर आपका काम अच्छा रहता है तो आपको परमानेंट किया जाता है। परमानेंट करने के बाद आप जूनियर मोस्ट पोजीशन पे रहते हो। फिर धीरे 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 करके आपके प्रमोशंस होते चले जाते हैं, आप एग्जीक्यूटिव बनते हो, आप जूनियर मैनेजर बनोगे, सीनियर मैनेजर बनोगे। वैसे का वैसे ही एक्टिंग लाइन होती है। हम्म, ओनली डिफरेंस इज एक्टिंग लाइन में कोई ऐसे टाइटल्स नहीं होते कि भाई 2 साल कर लिया तो ये जूनियर, ये ट्रेनी एक्टर है, ये हम्म, जूनियर एक्टर हो गया, ये रीजनल एक्टर हो गया, ये सेल्स। बट ग्रोथ वैसी है कि अगर आप अपना कंटिन्यूस काम करते जा रहे हो, धीरे धीरे आपका प्रमोशन होते जा रहा है। हम्म, कास्टिंग वालों के नजरों में आप आ रहे हो, मेकर्स की नजरों में आप आ रहे हो, आपका काम अच्छा है तो आप ऑडियंस की नजरों में आ रहे हो और आपका हम्म, काम बढ़ता चला जा रहा है। हम्म, तो वो जो मेहनत है वो तो आपको करनी है, वो भले ही किसी नौकरी में करो या जॉब में करो या एक्टिंग लाइन में करो। तो इसीलिए वो मैं सोच के आया था कि भाई मैंने ये लाइन चुनी है, मुझे इस काम में मजा आ रहा है, तो अब इस काम को मुझे करना है, अब कितना भी टाइम लगे मुझे करना है। हम्म, होता था कई बार ऐसा होता है कि एक लंबा पीरियड रहता है, खाली पीरियड रहता है, जब आपके पास काम नहीं रहता है। मेरे पास एडवांटेज था, मैं थिएटर कर रहा था, हम्म, तो मैं फिर भी एक्टिंग कर रहा था, मैं स्टेज पे खड़ा होकर एक्टिंग कर रहा था। और क्योंकि मेरा एम था कि एक्टिंग करना है, तो जब ऑडिशन भी आ रहा था तो ऑडिशन भी मेरे लिए है कि चलो एक एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है कैमरे के सामने। अच्छा, क्योंकि एक्टिंग जैसे बाकी रियाज होते हैं, हम्म, गाना है, डांस है, जितना आप करते जाओगे आप उतने पॉलिश होते जाओगे। हम्म, पेंटिंग है, किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म, जितना आप उसको प्रैक्टिस करते हो आप उसमें निपुण होते जाते हो। हम्म, अब होता यह है कि एक बार जब आप ज्यादातर लोगों का तो वहां पहुंच गए, उसके बाद कहते हैं कि बस अब मुझे फटाक से काम मिल जाए, कोई बड़ा प्रोड्यूसर आए, मुझे साइन करे, मुझे लीड रोल दे दे और मैं स्टार बन जाऊं। हम्म, कोई भी कला को सीखने में आपको टाइम देना पड़ता है। या तो आप पहले वो सीखो, जैसे लोग एफटीआई एनएसडी में 3 साल 2 साल या कहीं और किसी इंस्टीट्यूट में कोर्स करते हैं, हम्म, और या तो आप पहले मुंबई पहुंच जाओ और फिर वहां पे रगड़ रगड़ के आप वो ऑडिशन दे दे के थिएटर करके सीखते जाओ। हम्म, बिकॉज एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ज्यादातर लोग, सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम और ले रहा हाँ, हाँ, सर हूं, बिल्कुल, ज्यादातर लोग रियलाइज नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग एक्टिंग क्या है, आप रियल लाइफ में जो चीजें होती हैं हम्म, आप उनको पर्दे पे दिखाते हो। हम्म, अब आपको रियल लाइफ में जितने जितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे, जितने अलग अलग सिचुएशंस के अलग अलग लोगों के अनुभव होंगे, आपकी जो लाइब्रेरी है वो उतनी रिच हो जाएगी। हम्म, और जब पर्दे पर आपको उस तरह का कोई किरदार करना पड़ेगा तो आपको मेहनत नहीं लगेगी, या आपको कोई सिचुएशन समझने में, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आपने वो शायद वो सिचुएशन है उससे मिलती जुलती सिचुएशन देखी होगी। हम्म, तो जिसको लोग स्ट्रगल का पीरियड समझते हैं वो एक्चुअली आपकी वो वाली लर्निंग रहती है, वो लाइब्रेरी वाला पीरियड रहता है जो जनरली दूसरे कोर्सेज में हम किताबें पढ़ के करते हैं। हम्म, एक्टिंग लाइन में ये जो जिसको लोग स्ट्रगल बोलते हैं, ये वो पीरियड रहता है जहां आप लाइव सीख रहे होते हो, हम्म, जहां आपको अच्छे बुरे लोगों की पहचान होती है, जहां आपको सही दोस्तों की पहचान हो रही है, जहां आपको सिचुएशंस की पहचान हो रही है कि अगर
महीने का आखिर आ चुका है और अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो किराया भर दो या राशन मंगवा लो। हम्म। तो वो जो मनस्थिति है उसमें आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें आप, दिस इज लाइफ लर्निंग। हम्म। और ये जो चीज है एज एन एक्टर, इससे बढ़िया अनुभव कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया ट्रेनिंग नहीं हो सकती। हम्म। जितने अच्छे एक्टर्स आपको मिलेंगे, जो बेस्ट ऑफ एक्टर्स हैं, उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल रही है। हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रगल, इसका मतलब ये है कि उनके पास सबसे ज्यादा अनुभव है अलग अलग चीजों का। हम्म। तो वो जो पीरियड है वो उसको आप एज अ लर्निंग लो, आप उसको एज अ लाइब्रेरी पीरियड ले लो कि भाई जो जब आपको क्लास में या नौकरी नहीं है तो आप लाइब्रेरी में बैठ के अपने आप को एनरिच कर रहे हो। हम्म। क्योंकि आप लाइफ जब सीखोगे तो एक्टिंग अपने आप इजी हो जाएगी। बिल्कुल। आपने जैसे क्राफ्ट सीखने की बात की, लेकिन एक और ऐसा कहा जाता है कि एक्टर्स जो हैं वो बनते नहीं हैं, वो पैदा होते हैं। तो मतलब ये कि क्राफ्ट तो आपको सीखना ही सीखना है, लेकिन वो एक्टर्स किसी को बनाया नहीं जा सकता, उसके अंदर इनबिल्ट सारी चीजें होती हैं, सिर्फ उसको निखारने के लिए उसको सीखता है। तो क्या ये सही बात है सर? बिल्कुल सही है, नसीर साहब ने बोला था एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती लेकिन एक्टिंग सीखी जा सकती है। हम्म। इसका मतलब यही है कि हाँ, जैसे सिंगर्स का रहता है कि भाई गले में सुर आदमी के है, हम्म। आप उसको रागों की पहचान कराओगे, हम्म। आप उसको ब्रीदिंग की पहचान कराओगे कि भाई आपको जब कान खींचनी है तब आप सांस कैसे ले रहे हो, हम्म। जब आप गा रहे हो तब आप सांस कैसे ले रहे हो, कौन सा राग कैसे गाया जाता है, हम्म। किस स्वर को आप तीव्र लेते हो, किसको आप दबा के लेते हो। हम्म। एग्जैक्टली वैसा ही एक्टिंग में रहता है कि आपको इमोशंस हर आदमी में होते हैं, हम्म। उसको समझना और उसको सही समय पर सही तरीके से वापस एज इट इज शो कर देना, हम्म। कैमरे के लिए, स्टेज के लिए, किसी और मीडियम के लिए, वो एक्टिंग हो जाती है। हम्म। तो मैं कितने अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं कितना सीख रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता कि चलो अब आप रो, हम्म। ऐसे रो, इस आंख से ऐसा आंसू निकलेगा, आप इधर देखोगे, वो नहीं बता। लेकिन आप सीख सकते हो किसी को देख के, किसी रियल सिचुएशन को देख के, अच्छे परफॉर्मेंसेस को देख के कि यार इन्होंने इस समय ये चीज की थी, या रियल लाइफ में जब ऐसा कुछ हुआ था तो लोगों ने कैसे बिहेव किया था। हम्म। तो वो आप सीख सकते हो। तो प्लस भाषा, भाषा पे पकड़ होना, आपका डिक्शन साफ होना, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, बिकॉज बहुत से लोगों को, ज्यादातर लोगों को लगता है एक्टिंग मतलब कैमरे पे अच्छा दिखना, डायलॉग बोल देना, लेकिन कैमरा एक्टिंग स्पेशली बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है। हम्म। बहुत सारी टेक्निकल चीजें आपको जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है, बजाय कि भाई मेरा मूड क्या है, मेरी मेंटल स्टेट क्या है। क्योंकि कई बार ये रहता है कि आप पूरी तरह से कैरेक्टर में आ गए, आपने आधी लाइन बोली और एक लाइट बंद हो गई, हम्म। वो कट हो गया, फिर वापस आपको उसी मूड में आना है, फिर रेडी रहना है, फिर एक्शन हुआ, फिर आपने बोला, सामने वाले एक्टर ने फंबल कर दिया, हम्म। फिर वापस आपको उस मूड में आना है, फिर रेडी होना है। तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें, कैमरा आपके पास में, क्लोजअप है, लॉन्ग शॉट है, कई बार मूवमेंट है, तो डायरेक्टर ने बोला भाई ये लाइट पकड़ना, इस लाइन के बाद हट जाना, कैमरा घूम के इनके ऊपर आना है। तो टेक्निकल चीजें भी सारी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो एक्सपीरियंस से आ जाती हैं, लेकिन शब्द की समझ, भाषा की समझ, इमोशन, वो आप सीख सकते हैं। चलिए ठीक है सर, एक आखिरी सवाल कि जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जब से आया हुआ है सर, तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें काम नहीं मिलता था, अब उन्हें भी काम मिलना शुरू हो गया है ना? उनके लिए एक नया ऑप्शन भी खुला हुआ है। तो क्या ऐसा राइट। भी कहा जाता है कि बॉलीवुड में जो आउटर्स होते हैं उनके साथ भेदभाव की भी खबरें आती रहती हैं कि उनके साथ भेदभाव होता है, तो ऐसा होता है क्या? देखिए, मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं फर्स्ट पर्सन अकाउंट नहीं दे सकता आपको। हम्म। लेकिन मेन चीज ये है कि अगर आप टैलेंटेड हैं, आप अपने क्राफ्ट पे पूरी तरह रेडी हैं, हम्म। कि जब जहां आपकी जरूरत है कैमरे के सामने आप हो, और अगर आप अपना परफॉर्मेंस अच्छे से, पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से दे रहे हैं, हम्म। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई आपको हटा सकता है। हम्म। शुरू में जो जैसे होता है कि अगर आपने देखी हो मैराथन जो होती है, उसमें स्टार्ट लाइन पे कोई मार्कर्स नहीं लेते, सब लोग भीड़ लगा के खड़े रहते हैं। हम्म। तो वहां पे जरूर हो सकता है कि
अगर रेफरी की पहचान वाले तो उसने अपने लोगों को आगे खड़ा कर दिया हम्म, कि जब स्टार्ट हुआ तो वो आगे दौड़ रहे हैं। लेकिन जब 21 किलोमीटर की या 42 किलोमीटर की मैराथन जब होती है तो एक पॉइंट के बाद फिर सब पूरा फैल जाता है, और जिसमें स्टैमिना रहता है वो आगे निकलता है, हम्म, जिसमें नहीं रहता वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल एक तो आई कहावत थिंक भी इसीलिए। नेपोटिज्म। बिल्कुल प्लीज सर, प्लीज प्लीज। कंटिन्यू 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 सर। नहीं तो मैं वही बोला था कि जो नेपोटिज्म वाली जो बात होती है ये बिल्कुल वैसी है कि उस समय के लिए, स्टार्ट के लिए आपको शायद आगे खड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद मैराथन में आगे 20 किलोमीटर कंप्लीट करना या 40 किलोमीटर कंप्लीट करना, जिसमें कुवत होगी वही कर पाएगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद शुरू में उसको 100 मीटर का एडवांटेज मिल जाएगा, 200 मीटर का मिलेगा, 1 किलोमीटर का मिलेगा। हम्म, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लगे हुए हो तो फिर 42 किलोमीटर की जो फुल मैराथन है वो जिसमें स्टैमिना है, जिसमें टैलेंट है, वही पूरी कर पाएगा। बिल्कुल सर, जो लंबे रेस का घोड़ा इसलिए कहा जाता है कि जो लंबे रेस का घोड़ा होगा वही उस मंजिल को पा सकता है। तो मिर्जापुर, एग्जैक्टली। बिल्कुल सर, तो मिर्जापुर 3 जैसा कि 5 जून को रिलीज हुआ है और इसके बाद लोग काफी जुलाई। ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और इस बार बहुत सी चीजें अलग अलग देखने को मिल रही हैं, और फोर्थ के लिए भी बहुत सारे ट्विस्ट छोड़े जा चुके हैं। और हमारे साथ रोहित सर जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा। रोहित सर, इनसे बहुत सारी हमने बातें की मिर्जापुर 3 को लेकर के, और इसके साथ साथ एक्टिंग को लेकर के भी बहुत सारी बातें की। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल इतना ही सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।